हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका सबस्ट्रक्चर कोचिंग के एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 10 के विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने 6 चैप्टर अच्छे से समझे हैं। अब चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है, किस टाइप से? तो इसके लिए हमारे शरीर में, पूरे शरीर में इस प्रकार से जाल टाइप से फैला रहता है। ये किस चीज का जाल होता है? तंत्रिका। तंत्रिका किसका होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का एक जाल फैला रहता है, जिसके कारण हम अपने शरीर को समन्वय के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो किसके कारण हमें पता है यहाँ तक हमें हाथ आगे ले जाना है, फिर इस प्रकार से चलाना है। तो जो भी क्रियाएं हम करते हैं उसको क्या वह किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तंत्रिका तंत्र द्वारा। तंत्रिका तंत्र द्वारा। तो यही नियंत्रण बनाए रखने को क्या बोलते हैं? नियंत्रण। और जिसके द्वारा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? समन्वय। ठीक है। और अन्य भी बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, बेसिकली हमारे पास ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, जैसे कि त्वचा के द्वारा हम टेम्परेचर का, बाहरी वातावरण में जो ताप का प्रभाव पड़ता है उसका पता करते हैं। तो उस हिसाब से हम नियंत्रण एवं समन्वय लगाते हैं। तो नियंत्रण एवं समन्वय यह जो क्रियाएं होती है यह केवल जंतुओं में पाई जाती है, यह पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती, क्योंकि उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। और जिन कारणों से हमारा कोई त्वचा प्रभावित होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उद्दीपन। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। ठीक है। और उद्दीपन यदि कोई होता है तो उसको जो अंग संपर्क में रहता है उसको बोलते हैं ग्राही, फिर उसके बाद संवेदी अंग, फिर इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए अचानक से आपका हाथ कहीं मोमबत्ती पर चला जाए। ये मान लीजिए एक मोमबत्ती जल रही है यहाँ पर, मान लीजिए कोई मोमबत्ती यहाँ पर जल रही है और इस पर से अचानक से हाथ पड़ जाए इस प्रकार से, तो क्या होगा? जिस ग्राही अंग में ये सूचना जाएगी वह तंत्रिका कोशिका के द्वारा यहाँ पर जाएगी मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु, फिर उसके बाद ब्रेन में। तो ब्रेन में जब सिग्नल जाएगा तो यहाँ पर पता चलता है कि ये जो है यह गर्म है, हमारे त्वचा के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर होता क्या है? ब्रेन फिर से सिग्नल भेजता है और कहता है यहाँ से हाथ हटा लीजिए। तो इस प्रकार से जो हमारा समन्वय को कंट्रोल करता है वह कौन कंट्रोल करता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे ऑब्जेक्टिव कि हमारे नियंत्रण को, समन्वय और नियंत्रण को कौन कंट्रोल करता है, तो क्या बोलेंगे आप? मस्तिष्क। केवल मस्तिष्क बोलना है, क्योंकि कुछ क्रियाएं होती हैं जो मेरुरज्जु पर भी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे, लेकिन मेन जो होता है वह क्या होता है? हमारा मस्तिष्क होता है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि तंत्रिका तंत्र किस प्रकार के होता है, किस प्रकार से काम करता है और यह कैसे बना होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, जंतु तंत्रिका तंत्र, एनिमल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है? बेसिकली इससे हम चीजों का पता लगाते हैं कि बाहरी वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर जाती है मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से हमारे मस्तिष्क में, और मस्तिष्क हमारे विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा इसको कंट्रोल में रखता है और बाहरी वातावरण के हमें अनुकूल बनाता है। तो इस प्रकार से कार्य होता है जंतु नर्वस सिस्टम में। जंतु नर्वस सिस्टम, जंतु में हम मानव भी जंतु के अंतर्गत ही आते हैं, जैसा कि आपने कक्षा 9 के विज्ञान में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं तंत्रिका तंत्र में बना किसका होता है? तो यह एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बना हुआ। किसका है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, या फिर इसको न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। यह नाम याद रखना, न्यूरॉन के नाम से इसे जानते हैं। तो न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन जो होता है यह एक कोशिकीय संरचना है
तंत्रिका तंत्र बेसिकली 1.5 से 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा बना होता है, लंबाई का पाया जाता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। 3 भाग में सबसे मेन है ये कोशिका काय, और इसके मध्य में क्या होता है, केंद्रक होता है। इसमें प्रोटीन का कुछ भाग भरा रहता है, और इसके जो ये साइड में देख रहे हो, ये जो प्रवर्ध निकले हुए हैं ये वाले, इस प्रकार से इसको बोलते हैं डेंड्रान। क्या बोलते हैं, डेंड्रान। बस इसको डेंड्रान्स बोलते हैं, और डेंड्रान से भी और पतले पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिनको दुर्मिका या फिर डेंड्राइट्स क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स के नाम से बोलते हैं। और इसका एक लंबा प्रवर्ध निकला रहता है, जिसको तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सान क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सान नाम से जानते हैं इसको। तो इस प्रकार से यह तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है हमारा। इसका डायग्राम बनाने के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी बुक में डायग्राम बना होगा, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस डायग्राम को आप नोट कर लेना। यह कार्य किस प्रकार से करता है, एक तंत्रिका कोशिका का, यह जो एक तंत्रिका कोशिका है, इसकी दुर्मिका, इसके तंत्रिका के अंतिम सिरे, यह क्या है, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा क्या है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है। क्या है, अंतिम सिरा। तो यह जो तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है, इससे दुर्मिका, अगले वाले न्यूरॉन की दुर्मिका जुड़ी रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन होगा, उसमें भी केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसकी यहाँ पर दुर्मिका इस प्रकार से इसके लास्ट वाले पार्ट से जुड़ी रहेगी। इस प्रकार से उस वाले का अंतिम सिरा अगले वाले न्यूरॉन की कोशिका के, तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से कई तंत्रिकाएं जो होती हैं वह जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार से कई तंत्रिकाएं जो होती है वह जुड़ी रहती है, और यह इंफॉर्मेशन ले जाकर कहाँ पहुंचती है, हमारे मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु से फिर हमारी इंफॉर्मेशन क्या पहुंचती है, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क फिर हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। तो यदि एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर को नियंत्रण कौन करता है, तो एक आंसर लिखना है वहां पर, मस्तिष्क। हमारे शरीर का नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क हमारा। ये बात ध्यान में रखना है। कुछ क्रियाएं होती हैं जो इमरजेंसी क्रिया होती है अचानक से, वहां पर मस्तिष्क कार्य नहीं करता है, मेरुरज्जु कार्य करता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर का नियंत्रण कौन करता है, तो नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क। इसको ध्यान में रखना। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस डायग्राम के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए तथा उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, और उसके भाग क्या होते हैं, कोशिका काय, कोशिका काय में मध्य में क्या रहता है, केंद्रक। केंद्रक के ये जो प्रवर्ध निकले रहते हैं चारों तरफ, ये डेंड्रान, और डेंड्रान से भी पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिनको दुर्मिका या फिर डेंड्राइट्स कहते हैं। और यह जो एक लंबा प्रवर्ध रहता है मोटा, इसको तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सान के नाम से जानते हैं, एक्सान। और जो यह है इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। तो इस प्रकार से हमारा यह तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन का डायग्राम कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो इसमें नंबर 1 होता है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है
और इंग्लिश में इसका नाम है सेंसरी नर्वस। मतलब मान लीजिए यदि हमारे पैर में अचानक से कोई कांटा लग जाता है तो क्या होगा, वहां पर तुरंत वहां से हमारा सिग्नल जाएगा न्यूरॉन के द्वारा, यहाँ से कहां पर जाएगा, मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से मस्तिष्क में। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य क्या है कि वह संदेश को लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, संदेश को ले जाकर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। उसके बाद नंबर 2 होता है चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, मोटर न्यूरॉन। तो यह प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं, मस्तिष्क से फिर से इंफॉर्मेशन लेके आती हैं यहाँ पर कि यह जो है चीज शरीर के लिए हानिकारक है, जो कांटा चुभ गया है या चोट लग जाती है अचानक से, तो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से हटा लीजिए। तो वहां पर वह क्या हो जाता है, हट जाता है। जो अंग में या अंग या पेशी तक पहुंचाने का काम क्या होता है, चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिका का होता है। उसके बाद है सहचार तंत्रिका कोशिकाएं, मतलब कि इंटर नर्वस। तो इसका कार्य यह है, यह जो है संवेदी तंत्रिका कोशिका या प्रेरक तंत्रिका कोशिका के मध्य या संबंध बनाता है। इसके द्वारा है इन दोनों के बीच में संबंध बनता है। और ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत फास्ट होती हैं। यह लगभग विद्युत आवेग मतलब लगभग विद्युत की स्पीड से ये सारे कार्य होते हैं हमारे। आपने देखा होगा यदि अचानक से हम कोई गर्म चीज अचानक से पकड़ लेते हैं तो तुरंत वहां से क्या होगा, यह जो है संवेदी तंत्रिका कोशिका यहाँ से हाथ से इंफॉर्मेशन ले जाएगी, कहाँ पर, मस्तिष्क से। और मस्तिष्क से यह जो होता है सहचार तंत्रिका कोशिका, यह इसका जो मैसेज मिला है उसको फॉरवर्ड करेगी, किसको, प्रेरक तंत्रिका कोशिका को। और वह प्रेरक तंत्रिका कोशिका फिर से हमको ग्राही अंग, मतलब जहां पर हमने टच किया, जो अंग हमारा टच हो रहा है कोई बाहरी परिवर्तन के कारण, तो वहां पर संदेश पहुंचाएगी। तो मस्तिष्क क्या करेगा, उसको वापस खींचने का संकेत देगा। मस्तिष्क क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, तो वहां से कंट्रोल होता है। यह प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। कितनी फास्ट होती है, विद्युत की स्पीड से। जितनी तेज विद्युत हमारी लाइट चलती है उतनी स्पीड से यह होती है। तो यह कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार हैं। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, सेंसरी न्यूरॉन। चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, मोटर न्यूरॉन। सहचार तंत्रिका कोशिकाएं, इंटर न्यूरॉन। तो इस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, मनुष्य जो होता है बाहरी उद्दीपनों के प्रति, मतलब वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसके पर जो संवेदना उत्पन्न करता है उसी के बारे में पढ़ना है बेसिकली। तो इसमें क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक ऐच्छिक क्रियाएं और दूसरी अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं वह होती हैं जो अपनी इच्छा अनुसार होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो सबको पता है, तो बाहर जाएंगे तो स्वेटर जैकेट इस प्रकार से पहन के जाएंगे। और गर्मी का मौसम आ जाए तो क्या करेंगे, हल्के कपड़े पहनेंगे या स्वेटर वगैरह नहीं पहनेंगे। तो ये हो गए कुछ इस प्रकार से इच्छा अनुसार। और अनैच्छिक क्रियाएं क्या है, मान लीजिए अचानक से कोई गर्म चीज पर हाथ पड़ जाए या किसी ठंडी चीज पर अचानक से हाथ पड़ जाए तो क्या होगा, बहुत फास्ट उसको वापस खींच लेते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को ये जो क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। यह इतनी फास्ट होती है क्योंकि ये क्रियाएं मस्तिष्क तक नहीं जाती हैं। यह जैसे मान लीजिए त्वचा पर हमें कुछ महसूस हुआ, गर्मी फील हुई, तो वह संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा जाएगी यहाँ पर, फिर सहचार कोशिका के द्वारा प्रेरक तंत्रिका में यहाँ पर जाएगी। और यहाँ पर यह क्या है, हमारा मेरुरज्जु है। क्या है हमारा, मेरुरज्जु। केवल मेरुरज्जु तक यह जाएगी सूचना, और उसके बाद सहचार तंत्रिका द्वारा संवेदी तंत्रिका कोशिका के संदेश को यह प्रेरक तंत्रिका को भेज देगा। और उसके बाद यह तुरंत उस पेशी या उस अंग तक जाएगा, जिसके अंग क्या होगा, हमारा शरीर क्या होगा, गतिशील हो जाएगा और हाथ हमारा दूर हट जाएगा। तो यह क्रियाएं कहाँ पर होती हैं, मेरुरज्जु पे होती है। कहाँ पर होती है, मेरुरज्जु पर होती हैं। तो इस बात का ध्यान में रखना,
इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है या फिर मेरुरज्जु द्वारा। तो इसका आंसर है प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। यदि बात करें हम बहुत साल पहले की, करोड़ों साल पहले, जब मनुष्य की बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था, जब आदिमानव वगैरह मान लीजिए थे, तो वहां पर लोगों को नहीं पता था कि यह जो आग है, सबसे पहले जब आग, कि इससे क्या होगा, जलेंगे या नहीं। तो इसमें क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है हमारे कार्य आती है। प्रतिवर्ती क्रिया में होता क्या है, यदि कोई ऐसी चीज, कोई बाहरी ऐसी चीज जो हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे हमें दूर रखती है। तो यही प्रतिवर्ती क्रिया का मेन रीजन है। मान लीजिए अचानक से आग लग गई कहीं पर, तो आग को जैसे हम टच करेंगे तो क्या होगा, संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा संदेश जाएगा। संदेश कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा मेरुरज्जु में। कहां पर जाएगा हमारा, मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु में सहचार तंत्रिका कोशिका द्वारा यह प्रेरक तंत्रिका कोशिका में भेज दिया जाएगा संदेश। और उसके बाद यह अपवाह अंग में, मतलब जिस अंग द्वारा टच हो रही है वह नुकसानदायक चीज, तो उससे क्या होगा, गतिशील हो जाएगा और हाथ या पैर जो भी है वह दूर हट जाएगा। क्योंकि ये क्रियाएं जो होती हैं इतनी फास्ट करनी होती है, इसलिए इसमें मस्तिष्क तक नहीं भेजा जाता है संदेश, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है। इसलिए ये क्रियाएं कहां पर होती हैं, केवल और केवल मेरुरज्जु पर होती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अचानक होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उसके बाद देखते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक इसी का यह प्रोसेस पूरी जो होती है किस रूप में की जाती है, तो उसको यहाँ पर प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देख, जो तंत्रिकी कोशिकाएं आवेगों का चालन करती हैं वे एक प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यह संदेश, यही जो संदेश होता है प्रतिवर्ती क्रिया का, यह जिस रूप में पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो मान लीजिए ग्राही अंग जैसे कि त्वचा, हमारे त्वचा को महसूस हुआ कि यहाँ पर अधिक गर्मी है, तो उसके बाद कहाँ पर जाएगा हमारा, यह हो गया हमारा उद्दीपन। उद्दीपन से कहाँ पर जाएगा, दुर्मस्य में, मतलब यह जो न्यूरॉन का बाहरी सिरा होता है जिसको हम दुर्मिका बोलते हैं, वहां पर जाएगा। उसके बाद संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन से कोशिका काय, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष के बाद फिर कहां पर जाएगा, दूसरे समीप के न्यूरॉन के दुर्मांस में, मतलब कि दुर्मिका में जाएगा। उसके बाद यह संदेश कहां पर जाएगा, उस दूसरे न्यूरॉन के कोशिका काय में। यह दूसरा न्यूरॉन क्या होगा, इसको हम बोलेंगे प्रेरक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, प्रेरक न्यूरॉन। उसके बाद तंत्रिकाक्ष, फिर अपवाह अंग। अपवाह अंग मतलब कि पेशी, जिस अंग में हमें यह महसूस हो रहा है कि यहाँ पर अधिक गर्मी है, तो वहां से क्या होगा, प्रतिक्रिया होगी और वह अंग दूर हट जाएगा। तो इस प्रकार के यह पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, कहीं पर भी मस्तिष्क का नाम नहीं है, मतलब कि यह क्रिया कहाँ पर होती है, यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा, मेरुरज्जु। तो यह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मानव का तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग होते हैं, नंबर 1 होता है मस्तिष्क और नंबर 2 होता है इसका मेरुरज्जु। क्या होता है, मेरुरज्जु, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क मतलब ब्रेन,
तो यहाँ पर यह मस्तिष्क का चित्र बना हुआ है और डायग्राम को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। इसको रफ कॉपी पे 3 से 4 बार बनाना है और इसके अलग अलग पार्ट को लिखना है। ये जो पार्ट लिखे हुए ये इतने मुख्य हैं और आपको बुक में और भी मिल जाएंगे, वो आप लिख सकते हैं, इससे अधिक लिखे हुए हैं बुक में। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव के मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क अति कोमल अंग है। किस प्रकार का है? बहुत ही कोमल अंग है, ठीक है, परंतु यह बहुत ज्यादा विकसित है। यह सफेद श्वेत धूसर पदार्थ का बना होता है। इसके चारों ओर झिल्ली का आवरण लगा रहता है, दोहरी झिल्ली का आवरण लगा रहता है, जो इसे बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। और हमारा मस्तिष्क जो है, मानव मस्तिष्क 1200 सीसी, 1200 सीसी से 1500 सीसी के आयतन का पाया जाता है। मस्तिष्क में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग हैं। नंबर 1 है हमारा प्रमस्तिष्क। नंबर 1 क्या है हमारा मस्तिष्क में? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम। तो यह जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग मस्तिष्क का 9/10 भाग प्रमस्तिष्क होता है। मतलब कि जो मस्तिष्क होता है, यदि इसको 10 बराबर भागों में बांटा जाए तो उसमें से 9 भाग जो होंगे वह प्रमस्तिष्क के होंगे। और प्रमस्तिष्क 2 अर्धगोलार्धों में बटा रहता है। 20 से एक रेखा द्वारा 2 अर्धगोलार्धों में बट जाता है। और इसमें जो होता है प्रमस्तिष्क में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सोचने विचारने के कार्य। किस प्रकार से? सोचने विचारने के कार्य प्रमस्तिष्क द्वारा किए जाते हैं। और इसमें स्मृति केंद्र होता है, मतलब जो चीजें हम याद रखते हैं, जो हमारे दिमाग में फीड रहती है, वह कार्य किसका है? हमारा प्रमस्तिष्क का है। उसके बाद इसमें आता है नंबर 2, इसका जो पार्ट है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम यह प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है और इसका कार्य क्या है? खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना आदि कार्य इसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? खेलना, कूदना, साइकिल चलाना, ये सारे कार्य अनुमस्तिष्क करता है। अगर बेसिकली कहा जाए तो अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। कूदेंगे, जंप करेंगे तो क्या होगा? शरीर को बैलेंस में रहना चाहिए। साइकिल चलाना है तो उसको बैलेंस में रखना। तो बैलेंस रखने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क। सबसे लास्ट इसका जो पार्ट होता है नंबर 3, वह होता है मेडुला। मेडुला ऑब्लंगेटा। तो यह जो होता है सबसे नीचे पार्ट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह इसका जो पार्ट है पूरा मस्तिष्क का, या ऊपर वाला पूरा प्रमस्तिष्क है। और यहाँ पर यह आकृति देख रहे हैं, यह क्या है? अनुमस्तिष्क है। और उसके बाद यहाँ पर जो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और यहाँ पर इसकी क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि के जस्ट ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस का कार्य होता है कि हाइपोथैलेमस दर्द, घृणा, इन सब चीजों का कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और पीयूष ग्रंथ क्या होती है? यह ग्रंथ एक विशिष्ट हार्मोन छोड़ती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और इसको मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या कार्य है? यह जो होता है मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है और इसके द्वारा हमारे जो अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जो अपनी मर्जी से नहीं की जा सकती, जैसे सांस लेना, ठीक है, तो श्वसन प्रक्रिया, हृदय एवं परिसंचरण तंत्र कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि मस्तिष्क का हमारा सबसे लास्ट वाला पिछला भाग है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। सबसे क्या होता है? प्रमस्तिष्क। यह 9/10 भाग होता है मस्तिष्क का। 9/10 मतलब यदि मस्तिष्क के 10 बराबर भाग किए जाए तो उसमें से 9 पार्ट जो आएंगे वह प्रमस्तिष्क के होंगे। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य सोचना विचारने का कार्य है और यह स्मृति का केंद्र होता है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का कार्य है
हमारे शरीर को कंट्रोल में रखना, संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, तो यह इसका कार्य, जैसे उठना, बैठना, खेलना, कूदना आदि सारी क्रियाएं जो होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? अनुमस्तिष्क। उसके बाद होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, यह हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना और परिसंचरण तंत्र जो भी कार्य होते हैं वह कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मेरुरज्जु या सुषुम्ना, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके मुख्य दो पार्ट है। नंबर 1 ब्रेन, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, और नंबर 2 क्या है? मेरुरज्जु या सुषुम्ना। तो मेरुरज्जु होता क्या है? जो मस्तिष्क का पश्च भाग होता है, जो पिछला भाग होता है, यही आगे बढ़कर रीढ़ की हड्डी में सम्मिलित हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। मस्तिष्क का पिछला भाग महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में जो समाया रहता है, इसको क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु या सुषुम्ना बोलते हैं। तो यह होता क्या है? यह जो आवेग आते हैं, जो तंत्रिकाओं से या फिर हमारे जो संवेदी कोशिकाएं हैं उनसे जो आवेग आते हैं, उसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से मिलने वाले परमाणु को अपवाह अंग तक पहुंचाता है। तो यह इसका काम है मेरुरज्जु का। और कभी कभी यह जो है मेरुरज्जु जो है अपना मेरुरज्जु, यह मस्तिष्क के निर्णय का वेट नहीं करता है, इंतजार नहीं करता है, बल्कि खुद अपना निर्णय लेता है और उन क्रियाओं को खुद मेरुरज्जु कंट्रोल करता है या फिर कहते हैं नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की क्रियाओं के प्रतिवर्ती क्रिया, जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या होता है? मेरुरज्जु खुद अपने आवेग को नियंत्रित करता है, खुद आने वाले आवेग को नियंत्रित करता है। इसलिए मस्तिष्क का जो भार होता है वह कम हो जाता है, मस्तिष्क को थोड़ा कम कार्य करना पड़ता है। तो यह मेरुरज्जु के कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? नंबर 1 होता है कपालीय तंत्रिकाएं, और नंबर 2 होता है रीढ़ तंत्रिकाएं। तो ये जो कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, ये बेसिकली मस्तिष्क से, जो हमारा मस्तिष्क है, इससे ज्ञानेंद्रियों में, हमारी ज्ञानेंद्रियां जो कि ज्ञानेंद्रियों में जुड़ी रहती है और ज्ञानेंद्रियों से संकेत मस्तिष्क तक ले जाती है और मस्तिष्क से फिर उसका संकेत ज्ञानेंद्रिय तक लेकर आती है। इसमें मुख्य रूप से संवेदी तंत्रिकाएं, किस प्रकार की? संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं। संवेदी प्रेरक जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, और मिश्रित भी, इन दोनों का मिश्रण भी, मिश्रित तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो 3 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये संख्या में 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती हैं। तो ये कपालीय तंत्रिकाएं हमारे ज्ञानेंद्रियों से होकर मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं और मस्तिष्क से फिर से ज्ञानेंद्रियों में वापस लाती हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? कपालीय तंत्रिकाएं। रीढ़ तंत्रिकाएं हमारी क्या होती है? जो रीढ़ की हड्डी से निकलकर हमारे शरीर में चारों तरफ फैली रहती है। तो ये जो होती है तंत्रिकाएं, यह मिश्रित होती है। किस प्रकार की होती है? मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं, मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। और ये पूरी बॉडी से अलग अलग अपवाह अंगों से संकेत रीढ़ की हड्डी पर, और फिर उसके बाद मेरुरज्जु से फिर मस्तिष्क, इस प्रकार से संकेत जाते हैं। तो रीढ़ तंत्रिकाएं जो होती है वह 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 31 जोड़ी। ये बात ध्यान में रखना है। बस यही इसका परिधीय तंत्रिका तंत्र है। इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए पादप में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जंतुओं में जो समन्वय होता है वह किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र, मतलब कि नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो पादपों में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है और ना ही इसमें पेशियां, नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है पादप में और पेशियां भी नहीं पाई जाती। तो इसमें समन्वय एवं नियंत्रण कार्य कैसे करता है? ये जो होते हैं बाहरी उद्दीपनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पादपों में समन्वय। इसमें 2 प्रकार के होता है। नंबर 1 वृद्धि पर आश्रित गति।
तो वृद्धि पर आश्रित गति, इससे तात्पर्य क्या है? यदि कोई पौधा होगा तो उसकी वृद्धि होगी। वृद्धि होगी किस साइड में? पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में। वृद्धि किस साइड में होगी? पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जड़ें जो होंगी इसकी यह पृथ्वी की ओर मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से गति क्या होगी? वृद्धि पर आश्रित गति कहलाएगी। इसमें नंबर 2 देखते हैं, वृद्धि रहित गति। जैसा कि आप सबने देखा होगा, छुई मुई का जो पौधा होता है, छुई मुई का जो पौधा होता है उसमें जो पत्तियां रहती है उसको जब छूते हैं हम तो वह क्या होता है? तो जब छुई मुई के पौधे को टच करते हैं तो वह मुरझा जाता है। तो इसकी जो गति है वह क्या है? वृद्धि से रहित गति है। यह किसी एक साइड में नहीं मुरझाता है, जहां पर टच करेंगे उसी साइड में क्या होता है? मुरझा जाता है। तो इस प्रकार की गति को कहते हैं वृद्धि रहित गति कहते हैं। तो पादपों में समन्वय क्या होता है? एक वृद्धि पर आश्रित गति। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो पादप की वृद्धि होती है वह या तो गुरुत्व के अधीन होगी या गुरुत्व की ओर होगी। तो इस प्रकार से गति करता है। और वृद्धि रहित गति, जैसा कि छुई मुई के पौधा जब उसको हम छूते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं? मुरझा जाती हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? वृद्धि रहित गति बोलते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं आप तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, वृद्धि के कारण गति, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो इसमें नंबर 1 देखते हैं, प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? प्रकाश के कारण, जो सूर्य से लाइट आती है उस लाइट के कारण जो पौधों की गति होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन वृद्धि कहते हैं, ठीक है। प्रकाशानुवर्तन। इस प्रकार के पौधे का जो पर्रोह है, पर्रोह मतलब तना और पत्ती वाला भाग, पर्रोह जो है वह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। क्या बोलते हैं? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। और इसकी जो जड़ होती है पौधे की वह प्रकाश के विपरीत दिशा में, क्योंकि प्रकाश ऊपर से आ रहा होता है सूर्य का प्रकाश, और जड़ नीचे की ओर विपरीत दिशा में गति करती है। तो जड़ क्या करती है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति को दर्शाती है। इस प्रकार की गतियों को क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन गति। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि एक गमला लें, गमले में यदि एक पौधा उगाएंगे और यदि इसको बंद कर दिया जाए तो जिस बंद करेंगे, यदि इसको गमले में जिधर से प्रकाश के लिए आप लाइट के लिए जिधर से छोड़ेंगे छिद्र, उधर की ओर यह क्या होगा? मुड़ जाएगा। पौधा क्या होगा? उस साइड की ओर मुड़ जाएगा। जैसे कि ये बंद है और इस साइड से प्रकाश आ रहा है सूर्य का, तो पौधा क्या होगा? इस साइड की ओर मुड़ जाएगा। पौधा क्या होगा? इस साइड की ओर मुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन गति। और इसका पर्रोह, ये तने वाला भाग क्या होता है? प्रकाश की ओर चलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और इसकी जड़ जो होती है विपरीत दिशा में, प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करती है, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। इसमें नंबर 2 है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है? पौधे का वह भाग जो गुरुत्व की ओर गति करता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। और जो गुरुत्व के विपरीत दिशा में गति करता है उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे पौधे का, यदि आप एक पौधा लीजिए, उसको इस प्रकार से गमले में लगा दीजिए, इस प्रकार से, तो आप क्या देखेंगे? यह इसका तना जो है या ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। इसका तना जो है या ऊपर की ओर मुड़ जाएगा पौधे का, और जड़ जो होगी वह नीचे की ओर। मतलब कि गुरुत्व मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। गुरुत्व मतलब पृथ्वी। तो इसकी जड़ जो होती है पृथ्वी की ओर मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो इसकी जड़ जो होती है वह धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। पर्रोह जो होता है, तने वाला जो पार्ट होता है, वह क्या होता है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हेडिंग है जलानुवर्तन। मतलब जल की ओर आकर्षित होना, जल की ओर आश्रित होकर जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन बोलते हैं। यदि जैसा कि देख सकते हैं, आप सबको पता है, पौधों की जो जड़ें होती हैं वह जल की ओर मुड़ जाती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक जलानुवर्तन। यदि जल की ओर मुड़ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक जलानुवर्तन। और यदि कोई भाग जल से दूर हटता है तो उसको क्या बोलेंगे?
ऋणात्मक जलानुवर्तन। नंबर 3 देखते हैं रसायनानुवर्तन। तो रसायनानुवर्तन में क्या होता है? नंबर 4 रसायनानुवर्तन। तो इसमें जो होता है पौधे रसायन क्रियाओं के अंतर्गत जो गति करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रसायनानुवर्तन करते हैं। जैसे परागकण जो होता है बीजांड की ओर गति करता है तो उसको क्या बोलते हैं? रसायनानुवर्तन गति। जब उसकी दिशा में गति करता है तो धनात्मक रसायनानुवर्तन, और इसके विपरीत दिशा में गति करता है तो ऋणात्मक रसायनानुवर्तन। नंबर लास्ट जो है स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शा मीन्स स्पर्श करना, टच करना या छूना। तो कुछ पौधे होते हैं जो स्पर्शानुवर्तन की ओर गति करते हैं, और यदि उसकी ओर गति कर रहे हैं तो क्या होगा? धनात्मक स्पर्शानुवर्तन, और यदि उसके विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो क्या होगा? ऋणात्मक स्पर्शानुवर्तन होगा। जैसे कि मटर का पौधा, तो इसमें एक परडोर लगा दीजिए, परतार लगा दीजिए, तो मटर का पौधा इससे लिपट कर ऊपर की ओर गति करता चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्शानुवर्तन गति। और भी कुछ पौधे होते हैं जैसे सेम के या और कोई इस प्रकार के पौधे, वह ऊपर की ओर उस परताड़ की वजह से चढ़ते चले जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्शानुवर्तन गति। तो ये कुछ वृद्धि के कारण गति होती है। इसमें नंबर 1 क्या है? प्रकाशानुवर्तन, मतलब प्रकाश की ओर गति करना। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की ओर गति करेगा तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और यदि पृथ्वी के विपरीत दिशा में गति करेगा तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। इसी प्रकार से जलानुवर्तन, मतलब जल की ओर गति करेगा तो धनात्मक जलानुवर्तन, और जल के विपरीत दिशा में गति करेगा तो ऋणात्मक जलानुवर्तन। नंबर रसायनानुवर्तन, यदि रसायन की ओर गति करेगा तो धनात्मक रसायनानुवर्तन, और यदि रसायन से दूर होगा तो विपरीत दिशा में गति करेगा तो ऋणात्मक रसायनानुवर्तन। और नंबर 5 स्पर्शानुवर्तन, जैसे कपड़े के धागे के या तार के कुछ बना दिए जाते हैं तो उससे मटर के पौधे या अन्य पौधे उसको स्पर्श करते चढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? स्पर्शानुवर्तन, मतलब स्पर्श के कारण गति होना। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। तो इसमें मुख्य रूप से जो हार्मोन होते हैं वह क्या होते हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो यह जो 3 हार्मोन है यह क्या होते हैं? वृद्धि करते हैं, पौधों के भाग को नियंत्रित करते हैं। और यह जो होता है एसिटिक एसिड, यह क्या होता है? वृद्धि नियंत्रक होता है, वृद्धि को कम करता है, वृद्धि को कम करता है। यह वृद्धि को अधिक करते हैं और कोशिका विभाजन में कार्य करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है और इधर से प्रकाश आ रहा है, तो इस पौधे को इधर क्या होना है? इधर की ओर मुड़ जाएगा, प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। तो इधर की ये जो कोशिकाएं इसकी यह ज्यादा बढ़ जाती हैं और इधर की कोशिका क्या होती है? कम वृद्धि करती हैं। तो ऐसा किस कारण होता है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सिन हार्मोन, इधर ऑक्सिन हार्मोन अधिक हो जाता है और इधर की कोशिकाओं का दीर्घीकरण कर देता है, मतलब उनको बढ़ा देता है। इस प्रकार से जब इधर ज्यादा बढ़ जाएंगे और इधर की कम, तो पौधा क्या होगा? अपने आप प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है। और यह पौधे के तने, पत्तियां आदि सबको बढ़ाने में मदद करता है। और ये जो होता है एसिटिक एसिड, इसके कारण पत्तियां नहीं गिरती हैं। पत्तियां क्या होती? नहीं गिरती। यह कपास जैसे पौधों में पाया जाता है और अन्य पौधों में भी पाया जाता है। नंबर 5 होता है एथिलीन। एथिलीन क्या होता है? एथिलीन का कार्य है फल को पकाने में, पत्तियां को गिराने में। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो इसके आदि कार्य। और ये जो होते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये जटिल कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। किस प्रकार से बने होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक के। और इनका कार्य क्या है? वृद्धि करना, वृद्धि को नियंत्रित करना और कोशिका विभाजन करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इसमें जंतुओं में हार्मोन, हार्मोन्स इन एनिमल। तो जंतुओं में भी जो है उसमें भी हार्मोन पाए जाते हैं। अब आवश्यकता क्या है? हमारा शरीर जो है इसमें हर समय सोते जगते हर टाइम में क्या होता है? अनेक प्रक्रियाएं होती रहती हैं और इनका समन्वय एवं नियंत्रण बनाने के लिए हमारे शरीर में
नियमन प्रणाली पाई जाती है। नंबर 1 तो होता है तंत्रिका तंत्र, और नंबर 2 क्या होता है? हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो बनते हैं, हार्मोन होता क्या है? कुछ नहीं, एक प्रकार का रसायन होता है जो हमारी क्रियाओं को अच्छे से करने में सहायता प्रदान करता है। जो भी क्रियाएं, श्वसन क्रिया या अन्य पाचक क्रियाएं, इनमें क्या करता है? हमें सहायता प्रदान करता है कि इनका संतुलन बना रहे। तो हार्मोन जो होते हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं जिनसे कि हार्मोन रिलीज होता है, और इनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, यह क्या करती है? सीधे हमारे खून में मिक्स कर देती हैं। इस प्रकार की ग्रंथि जिनका स्त्राव सीधे हमारे खून में होता है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, यकृत में पित्त रस बनता था, तो उसमें क्या होता था? पित्त से एक नली गई होती थी, और लार ग्रंथि यह सीधे खून में जाके नहीं मिलती है, लेकिन ये जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनका जो स्त्राव होता है वह सीधे खून में मिक्स होके होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइपोथैलेमस के नीचे होती है पीयूष ग्रंथ। कौन सी ग्रंथ होती है? पीयूष ग्रंथ। और पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ भी बोलते हैं या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है, इसके बारे में डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, यह जो है खुद तो एक हार्मोन रिलीज ही करती है, लेकिन यह अन्य ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है। अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, उनके हार्मोन का नियंत्रण बनाए रखती है। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। यह इसका कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथ का कार्य है पीयूष ग्रंथ का कार्य है वृद्धि को नियंत्रित करना। क्या कार्य है? वृद्धि को नियंत्रित करना। यदि यह अपने हार्मोन को ज्यादा मात्रा में रिलीज कर देगी तो क्या होगा? शरीर जो है अधिक भारी हो जाएगा, अधिक लंबा चौड़ा इंसान हो जाएगा। और अगर कम हार्मोन रिलीज करेगी तो क्या होगा? इंसान क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। तो इसमें यह सहायता प्रदान करता है हमारे शरीर की वृद्धि में। इसके बाद परावर्त ग्रंथ, या फिर इसको बोलते हैं थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथ। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है, और यह अंग्रेजी के एच आकार की पाई जाती है, जो कि गुलाबी रंग की होती है। किस रंग की होती है? गुलाबी रंग की। इसका वजन करीब 25 से 30 ग्राम होता है। 25 से 30 ग्राम तक इसका वजन होता है। और यह हमारे स्वर यंत्र, जहां पे हमारी आवाज निकलती है, जहां पे हम बोलते हैं, जो गर्दन में हमारा स्वर यंत्र है, वहां पर यह पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? यह आयोडीन से, जैसा कि आप सबने देखा होगा या आप सब जानते हैं कि नमक में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन क्यों जरूरी है? इस ग्रंथ के कार्य करने के लिए। थायराइड ग्रंथ जो है हमारी, वह आयोडीन से हमारे थायरॉक्सिन बनाती है, और थायरॉक्सिन से क्या होता है? हमारे शरीर को संतुलित करती है। यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होता है? बताइए बच्चों, आप सबको पता है आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है। तो वह घेंघा रोग होता क्या है? इसी थायराइड ग्रंथ जो होती है फूल कर बड़ी हो जाती है और गर्दन पे हमारी लटकने लगती है, ज्यादा मांस निकल आता है। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं? उसको घेंघा रोग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथ, जो हमारी किडनी होती है, वृक्क। वृक्क या फिर किडनी के ऊपर टोपी नुमा एक ग्रंथ रहती है, जिसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथ बोलते हैं। वृक्क के ऊपर जो रहती है उसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथ। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड। तो इस प्रकार से यह ग्रंथ होती है, और यह भी हमारे शरीर को नियंत्रित करती है। इसके बाद क्या होती है? अग्न्याशय। अग्न्याशय जो होती है डबल नेचर की होती है। इसकी कैसी प्रकृति होती है? अग्न्याशय की प्रकृति होती है दोहरी प्रकृति। यह दोनों प्रकार की ग्रंथ होती है। यह एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करती है। तो इसको ध्यान में रखना है। यह जो ग्रंथ है हमारे, यह दोहरी नेचर की होती है। इसके बाद यदि मेल है, मतलब कि पुरुष, मेल अर्थात पुरुष में एक ग्रंथ और पाई जाती है वृषण।
में जो कि हमारा एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन मिलता है जिसके कारण क्या होता है, आदमी के सेक्सुअल परिपक्वता को बनाए रखता है। और फीमेल में जो होता है, मतलब महिला में यही क्या होता है, अंडाशय में या अंडकोश में जो कि हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, और उसका भी सेम वही काम महिलाओं में होता है कि वह सेक्सुअल परिपक्वता को बनाए रखता है। तो यह कुछ ग्रंथियां, इसके आप नाम याद रख लेना और इस डायग्राम को बना लेना, अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले होती है यहाँ पर पीयूष ग्रंथ, जिसको हम मास्टर क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथ भी बोलते हैं। और उसके बाद थायराइड ग्रंथ, फिर उसके बाद अधवरक ग्रंथ, अग्न्याशय ग्रंथ, फिर वृषण या फिर अंडाशय। तो इस प्रकार से ग्रंथियां होती हैं और जो हमारे शरीर का नियंत्रण बनाए रखती हैं। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है और बायोलॉजी के 2 चैप्टर हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।